हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो मेरा नाम आरती है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके अर्थ को, इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र यानी नेचर, स्कोप्स और मीनिंग डेफिनेट करेंगे। इसमें डेफिनेशन को बताएंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो तुलनात्मक राजनीति, जिसका अर्थ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम तुलना करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जब कभी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उस चीज़ का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार जो तुलनात्मक राजनीति है, ये राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है, या राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में एक बहुत अलग, एक स्पेशल, एक क्या कहते हैं, विशिष्ट व वृहद स्थान रखता है। साथ ही साथ इसका जो विषय है, विषय यानी जिसके लेकर हम इसमें हमेशा बात करते रहते हैं या स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लगातार गतिशील रहता है। ठीक है, गतिशील यानी कि उसमें विषय वस्तु में लगातार बदलाव देखने को मिलते हैं, परिवर्तन। अगर थोड़ा इसके अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो पहले जो 2500 वर्ष पूर्व जो था, अरस्तु, जिन्हें प्रथम तुलनात्मकवादी या अध्ययनकर्ता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उस समय ग्रीक नगरों के, राज्यों के जो थे, स्टेट और जो सिटी थे, उनके अध्ययन किए थे। ठीक है, उनका विश्लेषण किया था बेसिकली, कि किस प्रकार एक राज्य, एक नगर दूसरे नगर से अलग है, या किस प्रकार से उसकी शासन पद्धति अलग है। ठीक है, ये चीज़ की थी उन्होंने। न केवल उनके नगर और राज्यों के औपचारिक जो संविधान था उसके प्रावधानों का विश्लेषण किया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक आधारों पर भी जो था, समय समय में जो परिवर्तन आया उस पर भी अध्ययन किया। ठीक है, तो आज से लगभग मान सकते हो 2500 वर्ष पूर्व ही जो था ये विषय शुरू हो गया था, ये अध्ययन करना। ठीक है, अगर बात करें 1500 में, तो 1500 में आधुनिक युग में कई सारे ऐसे विद्वान हैं, जैसे जीन बोदिन, फिर मॉन्टेस्क्यू जैसे कई सारे विद्वान, जिन्होंने अमेरिकी व्यवस्था की जो था शक्ति के आधार पर विभाजन किया था, और साथ ही साथ इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया कि एक चीज़ दूसरे से कैसे डिफाइंड। एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, जो कि बेसिकली तो है अर्थशास्त्री, लेकिन उन्होंने भी जो था राजनीतिक के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया है, वो भी कैसे, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आधार पर। और इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है विशेष रूप से मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स का, वो खास करके तुलनात्मक आंकड़े दर्शाता है उनका अध्ययन में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली तो वो अर्थशास्त्री है, तो उनके आंकड़े ही झलकते हैं। और इसके साथ ही साथ कई सारी ऐसी विधियां भी हैं जिसमें हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं अपने तुलनात्मक अध्ययन को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए। अगर बात की जाए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र प्रकृति को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम तुलनात्मक राजनीति जानें। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक शासन, सरकार या शासन कह सकते हो, और राजनीति। तो इसका क्या अर्थ है, ये ज़रूरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक शासन के बीच में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं इन दोनों को एक दूसरे के समानार्थी समझते हैं। इन दोनों का प्रयोग जो होता है एक दूसरे के स्थान पे करा जाता है, परंतु दोनों में जो होता है अंतर होता है। परंपरागत रूप से जो होता है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शासन की संज्ञा दी जाती है। अगर हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उससे जो होता है तुलनात्मक शासन की संज्ञा दे दी जाती है। और तुलनात्मक शासन में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक संस्था की विशेषता, कानूनी शक्ति इत्यादि का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है, जो कि तुलनात्मक शासन की मुख्य विशेषता है। और विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थान, बेसिक जो भी विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थान है उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। विश्व में जितने विभिन्न संविधान है उनकी क्या विशेषता है, उनमें क्या शक्ति है, ठीक है, इस अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ शक्तियों, कार्यों का अध्ययन पर फोकस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो तुलनात्मक शासन के अंतर्गत ये ज़रूरी है। और तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें संस्थान, ये बहुत सारे क्षेत्रों को कवर कर लेता है। ये मतलब अलग अलग फील्ड को ले लेता है। ठीक है, शासन में तो केवल हम उसके प्रकृति, क्षेत्र, ठीक है, शासन, संविधान, शक्ति इत्यादि को पढ़ रहे हैं, पर कानून, शक्ति, विशेषता, संस्थान रूप से। लेकिन राजनीति के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो ये क्षेत्र और वृहद हो जाता है। इसमें हम संस्थान के व्यवहार, आधुनिक शासन, ठीक है, इत्यादि में जो प्रमुख विशेषता है, प्रक्रिया, उसका अध्ययन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जब हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भविष्य के लिए एक सर्वव्यापी जो है सिद्धांत प्रतिपादित की जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ यही है कि विश्व में जितनी भी राजनीतिक व्याप्त रूप से उपस्थित है, सक्रिय रूप से भाग ले रही है, ठीक है, उन सब में तुलनात्मक रूप से क्या समानता है, क्या असमानता है, इसका अध्ययन करना इसके अंदर शामिल है।
बात की जाए दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो होता है, कई सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो था तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, परंतु वो अपने इस तुलनात्मक अध्ययन से जो था संतुष्ट नहीं रहे थे। इस वजह से उन्होंने जो था शासन के अंतर्गत शासन प्रणाली, पद्धति, राजनीतिक व्यवहार, वास्तविक व्यवहार, इन सब का अध्ययन करना शुरू किया, जो कि धीरे धीरे जो था तुलनात्मक राजनीति का रूप ले लिया। ठीक है, इस प्रकार जो था तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा। अब हमने इतना पढ़ा कि ये कहाँ से आया, कैसी चीज़ हुई, कैसे कैसे किसने क्या क्या अपनी डेफिनेशन दी है, 1500 में क्या था, ये सारी बातें हमने की। अब हम इतने यहाँ तक कि हमने ये भी डिस्कस किया कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है, क्योंकि हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही इधर है, तो इसको जानना जरूरी है। देखो, तुलनात्मक राजनीति में जो है विश्व में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, या व्यवस्थित उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है, अमेरिका में अधिशात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो किस प्रकार ये दोनों में क्यों अपनाई जाती है, क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या चीज़ फोकस करते हैं, वैसे आपको पता होगा क्या डेफिनेशन है, क्या अंतर है वगैरह सब, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करें तो जान सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिए कि हर बच्चे को जो इंग्लिश है वो अलग अलग तरीके से उसमें बोलता है। क्यों बोलता है, किस वजह से बोलता है, भाई इंग्लिश तो एक ही है, इंग्लिश को अब हर कोई अलग अलग, अब कुछ लोग होते हैं वॉस को वास बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, तो उस चीज़ का कारण क्या है, उस तथ्य को प्रभावित करने वाला या चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उन कारकों को पहचानना ही हमारे तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राजनीतिक व्यवस्था जो है विभिन्न पैटर्न, नियमितता और नई प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। वही दूसरी ओर तुलनात्मक का अर्थ इन तुलनात्मक में जो था अर्थों में है जब व्यवस्था में उनके बीच समानता और विभिन्नता यानी अंतरों के साथ साथ विकासात्मक परिवर्तनों का वर्णन करता है कि क्या क्या इनमें चीज़ें परिवर्तित है। अब महराल जो है वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। और जब कभी हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो कुछ तत्वों को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि राजनीतिक संस्था जिसमें हमारी विधायिका आ जाती है, राजनीतिक दल आ जाते हैं, राजनीतिक हित समूह आ जाते हैं, राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदाता, ठीक है, विरोधी दल, प्रदर्शन दल, ये सब आ जाते हैं। और राजनीतिक विचार कि हर किसी की विचारधारा अलग, ऑब्वियसली ना, हमारी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की, और हर राज्य में हर देश में अलग, जैसे उदारवादी है, संकीर्ण है मीन्स रूढ़िवादी, और क्या कहते हैं आपका मार्क्सवादी। ठीक है, इन विचारों में, इन सिद्धांतों में, इन व्यवहारों में, इन संस्थानों के मध्य जो है अंतर और समानता को खोजने का प्रयास ही है। अब मैंने आपको एक उदाहरण तो दिया ही था, अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली। क्लियर? ऐसे ही अब अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग तरीके से तुलनात्मक राजनीति को समझाने का प्रयास किया या परिभाषा दी है। ठीक है, जैसे M.G. स्मिथ के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संगठनों के प्रकार, उनके गुण, उनके संबंध और विभिन्नता यानी कि असमानता या अंतर को परिवर्तित तरीका और उनके परिवर्तनों के तरीकों का अध्ययन है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन आया। ठीक है, वहीं E.A. फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारों और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन है। ठीक है, अलग अलग सरकारें और उनके अंतर्गत अलग अलग संस्थान हैं, उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थानों व उनकी यांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, का बल्कि इसमें राजनीतिक व्यवहार की राजनीतिक प्रक्रिया, संरचना, कार्य, गैर संस्थानिक, गैर राजनीतिक निर्धारकों का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है? तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में कार्यरत राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करती है। जो चीज़ हम अभी तक समझते आ रहे हैं, अब में बेसिकली कहा जाता है मोटा मोटी चीज़ यही है कि राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन क्या है, जहाँ जहाँ पे भी राजनीतिक पार्टी है उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ऐसा करने के लिए जो था 3 तत्वों को लेकर चला जाता है जब कभी हम ये अध्ययन करते हैं तुलनात्मक अध्ययन: राजनीतिक क्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक क्रिया में वो सभी क्रियाएं शामिल हो जाती है जो शक्ति यानी सत्ता के संघर्षों और विवादों से निपटने से जुड़ी है। क्या भाई हम वो सारी क्रिया करेंगे
वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो हमारी सत्ता के विरुद्ध जितने भी विरोधी है, संघर्ष है, उसको निपटाने के लिए हमारी सहायता करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया में वो सारी औपचारिक अनौपचारिक संरचनाओं का अध्ययन शामिल है जिनके द्वारा प्रक्रिया या राजनीतिक क्रिया या कोई भी चीज़ों को जो है क्रियान्वित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये राजनीतिक प्रक्रिया ही सत्ता व शक्ति संबंधों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम जो भी चीज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार द्वारा जो भी प्रक्रिया की जा रही है, जो भी चीज़ें की जा रही है, वो उनकी सत्ता को मजबूत बना रही है। ठीक है, अगर वो कुछ अपोजिट करेंगे, ठीक है, कोई और क्रिया करेंगे, कोई और प्रक्रिया करेंगे, कोई और चीज़ें प्लानिंग वगैरह बनाएंगे, तो वो ऐसी वह उनकी सत्ता पर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए प्रक्रिया जो होती है सीधा सत्ता की शक्ति और सत्ता से संबंधित होती है। ठीक है, अब तीसरी और अंतिम जो तत्व है वो है राजनीतिक शक्ति। अब बेसिकली हम सब जानते हैं कि राजनीतिक जो होती है शक्ति से सीधा संबंध रखती है। ठीक है, और ये राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन शक्ति का प्रयोग करके स्वयं चाहे वो संवैधानिक हो या वैध शक्ति हो, इसका इस्तेमाल करके विवादों से निपटाने की प्रक्रिया के अध्ययन से जुड़ी है। बेसिकली कई लोग जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनको मालूम है कि हमारी भाई सत्ता है, तो जो भी चीज़ आएगी हम उसको लीगली तरीके से या हमारे पास जो लीगल पावर है उसके थ्रू जो है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो वही चीज़ है, इसलिए जो है कहा गया है कि राजनीति को शक्ति निर्माण, राजनीतिक शक्ति क्या है, निर्माण व बंटवारे की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। अगर हम शक्ति को सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमारे देश का निर्माण ही होगा सही तरीके से। अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो उसका बंटवारा ही होगा। ठीक है, इसका यूज़ इसी प्रकार इस अध्ययन से कहा जा सकता है कि राजनीति का अध्ययन पारस्परिक व्यापक, यानी राजनीति में जो शक्ति का अध्ययन है वो पारस्परिक व्यापक है, यानी कि हम सत्ता और शक्ति को कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों पृथक नहीं की जा सकती। बात करते हैं क्षेत्र की, तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो होता है समकालीन से लेकर आधुनिक में व्यापक क्षेत्रों को समझने के लिए परंपरागत रूप से विशेषता व इतिहास को समझना आवश्यक है। अगर जब कभी हम उसके क्षेत्र को समझना चाहते हैं, स्कोप को समझना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि हम समकालीन के साथ साथ आधुनिक और उसके परंपरागत रूप से जो उसका इतिहास रहा है, उसकी विशेषता रही है, उन सबको समझें। इसीलिए जो है साधारणतः इसके उपगम अप्रोचेस को दो दृष्टिकोण में बांटा गया है। ठीक है, बात की जाए तो राजनीतिक संस्थानों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन के लिए जो प्रयास 20वीं शताब्दी और उसके बाद किए गए थे, उन सभी परंपराओं या उन सभी प्रयासों को परंपरागत दृष्टिकोण का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें तुलनात्मक राजनीतिक बेसिक अध्ययन की जो शुरुआत थी वो ग्रीक के दार्शनिक जो थे अरस्तु, जिन्हें अध्ययन का बेसिकली वो कहा जाता है तुलनात्मक अध्ययन का जनक, ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने उनके अध्ययन में स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व किया था अध्ययन, जो कि ग्रीक के नगर और राज्य थे। इसके लिए उन्होंने जो थे 150 से भी ज़्यादा जो थे संविधानों का अध्ययन किया और उन्हें शासन के प्रकारों के रूप में वर्गीकृत किया। जब उन्होंने सबको पढ़ा, अध्ययन करने के बाद जो था उन्होंने सबको अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया था, टाइप्स की, कहाँ पे कैसे प्रशासन किया जाता है। उन्होंने ना केवल शासन व राजनीतिक व्यवस्था का ही उनके प्रकार पर विभाजनीकरण किया या वर्गीकरण किया, जैसे कि लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र और भी बहुत सारे तंत्र, बल्कि इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा एक अच्छे शासन, आदर्श विकृत शासन, ठीक है, इसमें भी उन्होंने विभाजित किया। अरस्तु का जो वर्गीकरण का प्रयोग था, ठीक है, या जो उन्होंने किया था, उसका प्रयोग आगे में भी जो था रोमन के दार्शनिक हो गए, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं ग्रीक के दार्शनिक, उन सभी के अध्ययनों में दिखाई देता था। ठीक है, चाहे अमेरिका के हो गया आधुनिक, इन विचारकों के अध्ययन में मुख्य बल जो था शक्ति के विभाजन, कि किस प्रकार शक्ति का विभाजन सरकार के विभिन्न आयाम के बीच में संबंधों, संस्थानों का अध्ययन पर दिया गया था बल ज़्यादा, और इन पर ज़्यादा ध्यान जोर किया गया था। यह अध्ययन मुख्य रूप से जो था यूरोप केंद्रित थे। बेसिकली सारे जितने भी अध्ययन किया जाता है वो यूरोप केंद्रित थे, यानी यूरोप में जितने भी राज्य थे, यूरोप में जैसी शासन व्यवस्था थी, वो सब यूरोप पे ही इन्होंने अध्ययन किया था। बाकी राज्यों बाकी देशों को नहीं लिया था, इसलिए इनका जो था अध्ययन ज़्यादातर यूरोप पर ही केंद्रित है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थों में ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं थे, क्योंकि सारे देश को विशेष इस क्षेत्र से बाहर था या इस अध्ययन से बाहर था, हम कह सकते हैं। कुछ देशों के अध्ययन के आधार पर निकाला गया कोई भी सामान्यकरण वैध रूप से दावा नहीं कर सकता कि सभी देशों में इसी प्रकार के परिणाम या इसी प्रकार की शासन व्यवस्था होती होगी। ठीक है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक देशों में बेसिकली क्या कहते हैं, इस प्रकार ये एक जो तो संकुचित दृष्टिकोण था, क्योंकि यह यूरोप राजनीतिक संस्थानों के अध्ययन तक ही सीमित था। ठीक है, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन अध्ययनों में विश्व के ज़्यादातर देशों को शामिल ही नहीं किया गया, यानी कि जो ज़्यादातर इन अध्ययनकर्ताओं ने अपना अध्ययन किया वो ज़्यादा यूरोप को केंद्र में रख के किया और बाकी देशों को इसके अध्ययन से बाहर रखा, स्टडी से बाहर रखा। इस वजह से इसको वास्तविक रूप में हम नहीं कह सकते कि ये एक तुलनात्मक अध्ययन था, क्योंकि ज़्यादातर देश इस विश्लेषण से, इस अध्ययन से बाहर थे, और कुछ देशों का अध्ययन पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे देशों में इसी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया ली जाती होगी। ठीक है, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कि ये जो थे एक संकुचित दृष्टिकोण था, जो कि बेसिकली यूरोपीय राजनीतिक संस्थानों के अध्ययन तक ही सीमित थे। क्या कहते हैं, अरस्तु ने किया था, और अरस्तु का ही चीज़ जो था, ये चीज़ें फॉलो की गई थी। अरस्तु का जो विभाजीकरण था, वर्गीकरण था, वही आगे फॉलो किया गया था। ठीक है, परंतु जो इन्होंने बेसिकली परंपरागत दृष्टिकोण में किया, वो केवल यूरोप, इनका जो अध्ययन था वो केवल और केवल क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि यूरोप केंद्रित ही था। ठीक है, ज़्यादा देश इससे बाहर थे इस अध्ययन से, इसलिए यह एक सही अध्ययन नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ अगर बात की जाए आधुनिक दृष्टिकोण की, तो समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो था संकीर्ण था। तुलनात्मक सरकार को सीमित क्षेत्र तक ही आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस क्षेत्र का आधुनिक युग में जो था ये क्षेत्र और बढ़ गया था। ठीक है, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया, क्रिया, कार्य, सभी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, विकसित विकासशील देश, यूरोप, एशिया, सब देशों को शामिल किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अध्ययन क्षेत्र जो था उसका प्रयोग करके और इस क्षेत्र को बढ़ाया गया, विशाल बनाया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए, और जो पुरानी परंपरागत रूप से जो चल रही थी, तुलनात्मक रूप से जो परंपरा थी या प्रक्रिया थी, अप्रोचेस थे, उसमें चेंजेस किए गए। ठीक है, उसकी आवश्यकता सुधार को क्या कहते हैं, स्वीकार करते हुए इसमें चेंजेस किए गए। उन्होंने राजनीतिक में जो था सभी औपचारिक के साथ साथ जो था अनौपचारिक संस्थानों जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये सब अभिजात, ये कार्यकलाप क्षेत्र जो तुलनात्मक क्षेत्र में स्थान दिए, और राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण, वर्णन, तुलना के लिए समाज विज्ञान के एक बेसिकली दूसरे विषयों की परिकल्पना को उधार लिया। आज तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विस्तृत है, और इसमें राजनीति के बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और सभी विषयों को समाहित किया गया है, जैसे कि राजनीतिक प्रक्रिया, क्रिया, संबंध और शक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज के टाइम पे जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जो विश्व के सभी भागों में देखा जाता है, जिसका प्रयोग आज स्टिल देखा जाता है कि हर देश में किस प्रकार क्या चीज़ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, वही रिपीट वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लेंगे, जिस प्रकार अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई सभी देशों में, क्या वजह थी, भारत में ही क्यों संसदीय प्रणाली अपनाई, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई, है ना स्टडी का पॉइंट। तो इसी प्रकार जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो इन सभी तत्वों को लेकर ही हम अपना अध्ययन करते हैं। तो यही था आज के लिए, वीडियो के लिए। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि और वीडियो लाई जाए, और वीडियो लेट आ रही है इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।